इज नो पाथ हैप्पीनेस, देयर इज नो पाथ। देखो आप, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस। आप समझ रहे हैं? देयर इज नो पाथ। ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी, ये रास्ता भी, ये सारे रास्ते हैं, बट इसमें से कोई भी रास्ता हैप्पीनेस को नहीं जाता है। क्या ये बात समझे बेटा? हेलो हेलो हेलो, ठीक है, इसमें से कोई भी रास्ता हैप्पीनेस को नहीं जा रहा है। हमें हमें पहले मीनिंग समझना है। हमारा सबसे पहला टारगेट यही रहेगा। कभी भी कोई भी ऐसे लिखना है बेटा, कोई भी ऐसे लिखना है तो हमें सबसे पहला टारगेट क्या करना है? हमें सबसे पहला टारगेट उसका मीनिंग जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले वो ये बता रहे हैं कि प्रसन्नता का मार्ग क्या है। तो प्रसन्नता का जो मार्ग है ये है, ये है, ये है, ये है। अब क्या हो सकता है? अब जैसे मान लिया, मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझो, पुतिन का रास्ता क्या है प्रसन्नता का? पुतिन का हैप्पीनेस का क्या रास्ता है बताओ? पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन पे उनकी जीत हो जाए, यूक्रेन पे वो युद्ध को जीत जाए, तो उनका हैप्पीनेस है। इंटरनेशनल रिलेशन में देखो आप, बोलो, इंटरनेशनल रिलेशन में देखो आप, पुतिन तो यही चाहते हैं ना। अभी आप क्या चाहते हैं? आपको आईएएस के एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए, ये आपका हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस का मतलब वही है ना, एक बच्चे को अच्छा टॉयज मिल जाए, वो खुश हो गया, उसको हैप्पीनेस मिल गया। ठीक है, अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल सलमान खान है, तो सलमान खान अपनी बॉडी को दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, दिखा रहे हैं लोग, मतलब हैप्पीनेस उनको, बहुत उनको प्राउड है कि मुझे क्या मिला है, मतलब मेरी जो जवानी है, मेरी जो बॉडी है, राइट, उसको दिखा रहे हैं, उनको हैप्पीनेस मिल रहा है। देखो ना, यूएसए क्या चाहता है? नेटो का प्रोग्रेस हो, बोलो, नेटो का प्रोग्रेस हो, ये उसकी हैप्पीनेस है। तो मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में भी देखो, सबका हैप्पीनेस अलग अलग है, सबका हैप्पीनेस अलग अलग है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैप्पीनेस क्या है कि जो कंट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अच्छा काम करेगा, उसको हैप्पीनेस प्राप्त होगा। देखो आप, मतलब किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप सोच सकते हैं। स्पोर्ट्स में अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो हमारा हैप्पीनेस है। बताओ, हैप्पीनेस का मतलब क्या है? आपकी शादी किसी मन पसंद लड़का या लड़की से हो जाए, ये आपका हैप्पीनेस है। आपको आईएएस की नौकरी मिल गई तो आपको हैप्पीनेस है। आप जवान हैं तो आपको हैप्पीनेस है। मतलब ये सारा जो हैप्पीनेस आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट क्या करे? अच्छे से अच्छे कानून बनाए, उनका हैप्पीनेस है। ये सबके जो हैप्पीनेस है, आप देखिए, ये जितने भी हैप्पीनेस है, ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से देखेंगे, ये क्या है? ये हैप्पीनेस परमानेंट नहीं है। ये हैप्पीनेस कभी भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है ना। आपको थोड़ी, ये सब क्या है? ये सब टेम्परेरी है। ये जो हैप्पीनेस है ना आपको, ये सब टेम्परेरी है। आज आप जवान है, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज आप जवान है, कल बूढ़े हो जाएंगे। एक समय वो था जब कह सकते हैं इंग्लैंड पूरी दुनिया में रूल करता था, वो उसका हैप्पीनेस था उस समय। बाद में क्या हुआ? बाद में अमेरिका रूल करने लगा, अमेरिका हैप्पीनेस हो गया अभी। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में इंडिया जो है अब विश्व गुरु बन रहा है, तो ये इंडिया का हैप्पीनेस बढ़ रहा है आगे। अब एशिया जो है, एशिया की तरफ जो है पावर ट्रांसफर हो रहा है, यूएस का डिक्लाइन हो रहा है। ये क्या है? ये हैप्पीनेस है। ये सब जगह, चाहे आप इन्वायरमेंट में देख लो, इंटरनेशनल रिलेशन में देख लो, लॉ में देख लो, पर्सनल लाइफ में देख लो, ये सब का हैप्पीनेस है। और सब लोग हैप्पीनेस की तलाश में, हर आदमी हैप्पीनेस की तलाश में एक देखो, जिसको पिज्जा खाने की आदत है, बर्गर खाने की आदत है, उसको बस एक पिज्जा मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, ये उसका हैप्पीनेस हो गया। मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। बच्चा मचल जाएगा, नहीं साहब मुझे तो चाहिए बस, कुछ भी हो जाए।
उसको हम लाख समझा दो कि भाई साहब पिज्जा बर्गर बहुत बुरी चीज है, अच्छा नहीं है, लेकिन वो कहां मानने वाला है? उसको तो मजा लगेगा पिज्जा बर्गर में, उसका हैप्पीनेस है वो। कुछ लोगों को हैप्पीनेस किस में दिखता है? वीडियो गेम, बैठे रहते हैं, यस वो पबजी आया, पबजी खेलते हैं। मुझे तो नहीं पता वो क्या होता है पबजी, बट लोग बोलते हैं बहुत हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं उसके। ये हैप्पीनेस है। तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि जितने भी रास्ते हैं ये सारे रास्ते टेम्परेरी हैप्पीनेस है, ये सब टेम्परेरी हैप्पीनेस है। क्योंकि आपको वो हैप्पीनेस जो आप जिसकी तलाश कर रहे हैं, राइट, वो हैप्पीनेस एक ऐसा हैप्पीनेस है जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, जो हमेशा नहीं रहने वाला है, जो कंटिन्यू हो ही नहीं सकता है, ठीक है, हमेशा नहीं रह सकता है। आज आपका हैप्पीनेस क्यों है? क्योंकि आप जवान हैं। कल आप जब होंगे ना 70-75 साल के, तब आपको लगेगा अरे भैया अब तो पैर भी नहीं चल रहे, तो डगमगा रहे हैं, तो उस दिन आपको दुख चालू जाएंगे। फिर आपको लगेगा यार लड़के की बहू ने बहुत ज्यादा सुना दिया मुझे, आज तो मन दुखी हो गया। एक समय ऐसा था जब लड़के पे प्राउड करते थे, वही आपका हैप्पीनेस था। आज वो लड़का आपको सबसे बेकार लग रहा है, वो लग रहा है बीवी का गुलाम है ये तो ये देखो, अगर ये प्रसन्नता हैप्पीनेस रहता तो परमानेंट रहता, ऐसा तो है नहीं। तो ये जो हैप्पीनेस के जो रास्ते हैं वो सब क्या है? ये सब क्षणिक हैं, ये सब टेम्परेरी हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। कि आपको लगता है, क्योंकि क्या है, हमें है अज्ञानता, हमें है इग्नोरेंस, और जब हमें इग्नोरेंस रहता है, अज्ञानता रहती है, तो हम टेम्परेरी सुख में ही सारी चीजें तलाशते हैं, सारी चीजें। आप शादी करो, बीवी टेंशन देने लगेगी आपको। पहले आप सोच रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा सुख है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तो आपका मतलब फिर आपका रडार मॉनिटरिंग होने लगेगी, अभी कहाँ हूं, कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे, इस किससे बात कर रहे थे, उससे बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, गया हैप्पीनेस आपका। मतलब आपको कंट्रोल करेगा कोई दूसरा, और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन, अरे बाप रे ये मेरी माँ ने तो कभी नहीं पूछा यार, ये कौन होती है पूछने वाली, बस स्टार्ट। तो जो आप हैप्पीनेस देख रहे थे वो हैप्पीनेस परमानेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं शादी मत करना, बट एक चीज बता रहा हूं जो आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि आपको क्या समझाना चाहता हूं। ये हैप्पीनेस नहीं है। क्या है हैप्पीनेस? हैप्पीनेस किसे कहते हैं? तो हैप्पीनेस, रियल में हैप्पीनेस क्या है? तो रियल में हैप्पीनेस बेटा यही है। क्या? देखो आप जरा, रियल में हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज द पाथ। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, ये तो हैप्पीनेस है। ये जो रास्ता चल रहा है ना, आप किसी चीज को ढूंढ, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है भाई, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये कोई गंतव्य नहीं है, कि यहाँ पे मंजिल नहीं है कि खुशी एक मंजिल है, वहां पे पहुंच गए आप तो खुशी खुशी है, उसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं, गंतव्य नहीं है, आखिरी मंजिल नहीं है। ये हैप्पीनेस इज द पाथ। ये क्या है? ये एक रास्ता है। आज आप जिस पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, बस उस रास्ते को ठीक से चलो, इसी में आपको हैप्पीनेस मिलेगा। किसी के साथ गलत काम मत करो, क्योंकि आपको सिर्फ डर रहेगा कि मैं ऐसा गलत कर रहा हूं। किसी के बारे में गलत मत सोचो, प्रोग्रेस के बारे में सोचो। हैप्पीनेस जिसमें आपको मिलता है, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं ये मेरा हैप्पीनेस है, ये मेरी खुशी है, ये मेरी प्रसन्नता है, बस वही आपके लिए जरूरी है। और ये हैप्पीनेस कब मिलेगा? जब हैप्पीनेस का आप रियल मीनिंग समझेंगे। और जब तक आपको रियल मीनिंग नहीं पता है ना, ये हैप्पीनेस कभी मिलेगा ही नहीं। ये सेल्फ करेक्शन है, सेल्फ करेक्शन, खुद में करेक्ट करना है, सेल्फ डिस्कवरी है, ये खुद में खोजना है, खुद को खोजना है। जब आप खुद को खोजेंगे तब आपको हैप्पीनेस मिलेगा कि एक्चुअली जिनके पीछे मैं भाग रहा था या जो चीजें चल रही थी वो सब टेम्परेरी है। एक्चुअली हैप्पीनेस कैसे होता है? हर आदमी का हैप्पीनेस का डायमेंशन अलग अलग है।
हर व्यक्ति का हैप्पीनेस अलग अलग होता है, हम उसका कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं दे सकते, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो हैप्पीनेस है जिसको सब लोग बताते हैं ये टेम्परेरी है। क्योंकि अगर ये परमानेंट होता तो क्या होता, तो परमानेंट रहता। आज आपने मान लिया ऑडी गाड़ी खरीद ली, या कोई मान लिया मारुति सुजुकी की गाड़ी खरीद ली, कुछ दिनों बाद आपके सामने मन में आएगा यार फर्नीचर होती तो कितना अच्छा रहता, या फिर ऑडी होती तो कितना अच्छा होता। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी डिमांड्स लगातार बढ़ती जा रही। खुश आप किसी में भी नहीं, खुश आप किसी में भी नहीं। आप लगातार अपनी जो इच्छाएं हैं उनको आप लगातार क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए तो आपको क्या मिल रहा है, दुख, प्रॉब्लम्स लाइफ में। अब फॉर्च्यूनर गाड़ी आपके पास है, आपके पास है मान लिया, लेकिन आपको चाहिए अभी ऑडी। जब नहीं थी तब आप परेशान उसके लिए थे। तो अगर उस चीज में आपको संतोष से सेटिस्फैक्शन मिलता तो मुझे लगता है हैप्पीनेस हो जाता, परमानेंट रहता हूं। आप आईएएस बन जाएंगे, उसके बाद भी आपके सामने हैप्पीनेस, फिर एक दिन बाद ऐसा होगा अब लगेगा कि नहीं यार ये आईएएस बन गए तो अब ठीक है, अब तो कुछ और देखना है, अब इससे आगे भी देखना है, तब और आपको टेंशन हो गया। तो मैंने आपको क्या समझाया बेटा, यहाँ पे क्या समझाया, पहले हमको क्या बताना है, पहले हमको ये बताना है कि प्रसन्नता होती क्या है, किसे कहते हैं हैप्पीनेस। फिर उसके बाद हैप्पीनेस एक्चुअली में लोग क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि सेंट्रल थीम है ये, मनुष्य हमेशा खुश रहना चाहता है, इसलिए मनुष्य हमेशा खुशी की तलाश में है, खुशी की तलाश में। और खुशी की तलाश में, हैप्पीनेस की तलाश में लोग कहां भागते हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है, कोई तो हिमालय की गोद में चला गया, हिमालय पर्वत पर जो तपस्या कर रहे हैं, नहीं साहब बहुत दुख है, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, वो उधर चला गया। किसी ने कहा नहीं यार चलो बैग पैक करो गोवा चलो, ठीक है बहुत हो गया, ये फ्रस्ट्रेशन हो गया बहुत, अभी हमको हैप्पीनेस चाहिए, गोवा चले गए, लो साहब, ठीक है। किसी को कुछ ज्यादा दूर नहीं मिला तो लोनावाला चले गए, इतना ही काफी है। कि क्या हो गया, हैप्पीनेस, बट ये टेम्परेरी है, 4 दिन की खुशी, बाद में फिर आपको लगेगा नहीं यार, फिर टेंशन चालू। तो हैप्पीनेस इज द पाथ। खुद में कोई डेस्टिनेशन मत देखो, खुद में हैप्पीनेस क्या है, एक पाथ है। और जो लोग ये हैप्पीनेस देख रहे हैं ये सब टेम्परेरी है, क्षणिक है, ये परमानेंट नहीं है, इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है ना, आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे। लेकिन आपने जिस दिन समझ लिया, मतलब आज आपने समझ लिया, आज आप मेरी क्लास ले रहे हैं, इधर अमरीश सर ने बता दिया था आज कि हैप्पीनेस होता क्या है। मान लिया अभी से आपने इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, तो आपको ये समझ में आएगा कि हैप्पीनेस अपने आप में एक प्रोसेस है, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी रुकेगा नहीं। आप सेल्फ करेक्शन करेंगे, सेल्फ डिस्कवरी करेंगे, और देखेंगे एक्चुअल में परमानेंट हैप्पीनेस क्या है, एक्चुअल में परमानेंट हैप्पीनेस क्या है। कहां से स्टार्ट करेंगे, मैं स्टार्ट यहां से करूंगा, इसको बताऊंगा। मैं भी किस मुद्दे पे जा रहा हूं, मैं भी इस मुद्दे पे जा रहा हूं कि एक्चुअली हैप्पीनेस रियली में क्या होता है, किसे हैप्पीनेस कहते हैं, ये डिस्कशन होगा मेरा। चलिए बताता हूं। तो इसमें क्या लिखा है, मैंने आपको बताया कि हैप्पीनेस इज द पाथ। मैंने आपको यही बताया ना कि हैप्पीनेस इज द पाथ, इज द पाथ, मतलब प्रसन्नता ही एक रास्ता है। देखो सबसे पहले यहां पे आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है, इससे आपको बहुत फायदा होता है। मुझे भी होता है ना, मैं तो पढ़ाता हूं, मुझे भी होता है। क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात किसकी करूंगा, सबसे पहले मेरे मन में ध्यान में आएगा, वो आएगा सोक्रेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सुकरात। ठीक है, सुकरात क्या कहते हैं, सुकरात ये कहते हैं कि भाई जो लाइफ होनी चाहिए
वो कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, बात मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए मेरी, मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, मेरी लाइफ जो होनी चाहिए वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, सार्थक जीवन होना चाहिए मेरा। एक अच्छा जीवन होता क्या है? तो सोक्रेटिस कहता है कि भाई ये बताओ कि आप अच्छे जीवन की तलाश में हैं, एक अच्छा जीवन सर्च कर रहे हैं। एक अच्छा जीवन क्या होता है? क्या होता है? आपको लगता है कि अच्छा जीवन ये होता है कि आराम से 12 बजे सो के उठो मस्त, और फिर कोई आए आपके लिए बैग टी बना के लाए और कहे भाई साहब प्लीज़, भाई जी बहन जी आप जाके नहा लीजिए, आपके हम चरण स्पर्श करते हैं, और प्लीज़ आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, अब मस्त आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए, सो जाइए। ठीक है, या आपको घूमने निकलना है तो सब घूमने निकल जाइए, और फिर आप आइए, आने के बाद फिर से सो जाइए। ठीक है, सारी चीज आपको मैं देता हूं, सारी चीज अवेलेबल है, सारी चीज, पैसा, प्रॉपर्टी, तब सब कुछ है, मां भी है। ठीक है, सब कुछ है, भगवान का दिया वो सब कुछ है। ठीक है, वो ये सोच रहा है कि मीनिंगफुल लाइफ यही है, तो सोच रहा है मीनिंगफुल लाइफ यही है। इसमें बहुत बड़ा दुख है। क्या? इसमें बहुत बड़ा दुख ये है कि अब चूंकि फालतू दिमाग है उसका, अब फालतू दिमाग शैतान का घर, फिर कुछ अजीबोगरीब सोचेगा, फिर उसको डिप्रेशन ये रहेगा, उसको डिप्रेशन भी रहेगा। किस बात का? उसका कोई शेड्यूल नहीं रहेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, 12 बजे सो के उठता है, कभी भी खाता है, कभी भी सोता है, इससे क्या होगा? उससे उसकी हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझ में? डिसिप्लिन लाइफ नहीं ना। तो उसने ये देखा कि जितनी भी लग्जरियस चीजें होती हैं उसी में उसने उसका सुख देखा कि यही मेरा सुख है, यही मेरा प्लेजर है, यही मेरा हैप्पीनेस है। बट बेटा ऐसा नहीं है, यही तो नहीं है। उसको क्या सर्च करना चाहिए था? उसको ये सर्च करना चाहिए था कि व्हाट इज मीनिंगफुल लाइफ, कि मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है? कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है? मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है हैप्पीनेस। जब आपकी एक सार्थक जिंदगी होगी, एक अच्छी जिंदगी होगी, तो अपने आप आपको प्रसन्नता मिलेगी, अपने आप। भले आप जंगल में हो, चिड़िया चहचहा रही होगी, पानी की आवाज आ रही होगी, अब बस कोई टेंशन नहीं आपको, क्योंकि आपको एक्चुअल में हैप्पीनेस पता है। और सोक्रेटिस ये कहते हैं कि सबसे पहले तो ये पता करो कि मीनिंगफुल लाइफ होती क्या है, और जब आपको मीनिंगफुल लाइफ मिल जाएगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप मीनिंगफुल लाइफ को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और जैसे आप मीनिंगफुल लाइफ आपकी हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस होगा। और हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए? हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए? वर्च्यू। ठीक है, हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए? वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या था? सद्गुण चाहिए, सद्गुण चाहिए, वर्च्यू। मान लिया मैंने बोला ये आंसर लिखो, आपने इंटरनेट से टिप टाप के लिख दिया, मुझे भेज दिया, उससे क्या प्रॉब्लम होगा? उससे ये प्रॉब्लम होगा कि आपका मन, आपकी अंतरात्मा की आवाज, वॉइस ऑफ कंसाइंस, वो आपको धिकारेगा, अरे ये मैंने क्या किया। भले सब ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है, आपके मन की आवाज आपको बोलेगी। तो ये क्या चाहिए? सोक्रेटिस क्या बोलते हैं? हमें क्या चाहिए? वर्च्यू चाहिए। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? सद्गुण। सद्गुण जब आपके अंदर होंगे, और सद्गुण क्या होते हैं उसके लिए क्या चाहिए आपको? ज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉलेज। आपको नॉलेज चाहिए। हैप्पीनेस रिक्वायर्स वर्च्यू एंड द वर्च्यू रिक्वायर्स नॉलेज। सोक्रेटिस या सोक्रेट्स, सुकरात जिसको बोलते हैं, वो कहते हैं खुशी की खोज केवल एक व्यक्तिगत यात्रा है। आप देखते हैं ना, कभी आपने सोचा कि गोवा जाएंगे हम अकेले ही जाएंगे, कहीं भी घूमने जाएंगे अकेले जाएंगे? आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, आप लोगों के साथ जाते हैं। जबकि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस
ठीक है, ये कैसा है? जो खुशी की खोज है, प्रसन्नता की खोज, एक पर्सनल जर्नी है, पर्सनल जर्नी है, व्यक्तिगत यात्रा है। और ये जो आप खुशी की खोज देख रहे हैं कि खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होता है, कि आपको खोजना भी चाहिए, क्योंकि आपकी मॉरल ड्यूटी है, आपका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है, ऑब्लिगेशन है। ध्यान रखिएगा। और ये एक क्लाइमैक्स है, मतलब क्लाइमैक्स है, ऐसा समझ लो आप। जब आपके अंदर ये हैप्पीनेस आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ का एक क्लाइमैक्स है। आप जीवन को एक्चुअल में जी रहे हैं, जैसे लोग जी रहे हैं ना, उन्हें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग आज अपनी लाइफ को जीते हैं, उनको हैप्पीनेस नहीं मिलता है। अरे इसने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, उसने मेरे ऊपर ताना मार दिया, उसने मुझे कमेंट कर दिया, ये मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, ये उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, उसने मुझसे बात भी नहीं की। अरे ये सब छेड़े थे भाई, कौन से हैप्पीनेस की बात कर रहे हो आप? कूल काम। ये एक ऐसी पोजीशन है, अरिस्टोटल क्या कहते हैं? अरिस्टोटल ये कहते हैं, अरस्तु की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखो मैंने यहां पे क्या किया, सोक्रेटिस को एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैं निबंध लिखते जा रहा हूं, निबंध लिखते जा रहा हूं, मुझे 12 पेज लिखने हैं भाई, और 12 पेज के लिए मुझे कंटेंट चाहिए, मैं कहां से लाऊंगा? लेकिन नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से वो सारी चीजें एक अच्छे से तैयार की पहले से, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो मुझे ऐसे में भी काम आए, जो मुझे एथिक्स में भी काम आए, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे अरिस्टोटल की बात करेंगे। तो अरिस्टोटल जो है, आपको पता है क्या है? पॉलिटिकल थिंकर है, जिसको हम क्या कहते हैं? अरस्तु, अरस्तु कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो अरस्तु है, तो अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु ये कहता है कि देखिए भाई, हैप्पीनेस क्या है? सही काम करना, एथिकल काम करना, यही हैप्पीनेस है। इसी को हैप्पीनेस कहते हैं। एक्ट ऑफ डूइंग, डिराइविंग हैप्पीनेस, deriving happiness from the act of doing the right or moral things, यही हैप्पीनेस है। सही या नैतिक काम करना ही हैप्पीनेस है। अब देखो, ऐसा नहीं कि आप सही काम कर रहे हैं और फिर आपका एक दिन हैप्पीनेस चला जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ये परमानेंट हैप्पीनेस है, ये परमानेंट हैप्पीनेस। मैंने अरिस्टोटल की बात की, मैंने सोक्रेटिस की बात की, सुकरात की बात की, और मैंने भागवत गीता की भी बात की। ठीक है। तो भागवत गीता जो है वो आपको पढ़ना ही, मैंने आपको पहले ही बताया। क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। किसके लिए? एथिक्स के लिए। किसके लिए? ऐसे के लिए। इसमें बहुत सारी चीज, देखिए ये जीवन में आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी तो पता होनी चाहिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप गीता पढ़ते बैठे, बट हाँ, गीता की क्या समरी है, वो आपको लाइफ में क्या कह सकते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है उसके एजुकेशन का, कम से कम ये तो जानना ही चाहिए। गीता में क्या बोला गया? आज से 5000 साल पहले क्या बोला गया? ये बोला गया है, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। ये बोला गया। क्योंकि देखो, टोटली अगर आपको फल की बात करेंगे आप,
फल का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है कि आप ही कर्म करेंगे रिजल्ट भी आप ही बनाएंगे, तो फिर ये क्या हो गया? रिजल्ट तो कोई और देता है ना। ऐसा ही होता तो यूपीएससी में आप ही आंसर लिखते और आप ही उसको मार्क्स दे देते, ऐसा ही होता फिर तो भगवत गीता में क्या कहा गया है कि भाई आप कर्म करिए और फल की इच्छा मत कीजिए। ठीक है, मान लिया हम क्या कर रहे हैं, हम एक धनुष बाण चला रहे हैं और सामने हमारा टारगेट है, इधर लगा उधर लगा, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 हमने एग्जाम दिया और पता चला वो गोल पे नहीं गया, वो इधर उधर डाइवर्ट हो गया। तब इससे क्या होगा? इससे मुझे ये ध्यान देना चाहिए कि नहीं, अब मैं फिर प्रैक्टिस करूंगा और प्रैक्टिस करने के बाद ये देखूंगा कि अब क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना है ताकि मेरा गोल लगे, गोल हो जाए। अब मैं क्या करूंगा? यही काम कर सकते हैं, इसे हम कर्म कहते हैं। व्यक्ति अपने कर्म योग से कर्म योग में कोई अटैचमेंट नहीं करना है। हाँ, आज हम पराठे खा रहे हैं, पराठे बहुत अच्छे ही होने चाहिए। भाई घर खराब भी हो सकते हो, ठीक है, आपको सिर्फ खाना खाना है, लेकिन आपको लगा नहीं यार ये बहुत बेकार है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो आपको दुख हो जाएगा। आप सिर्फ कर्मयोग कीजिए। कर्मयोग का मतलब क्या होता है? कर्मयोग का मतलब है वैराग्य। समझिए इस बात को। सिर्फ अच्छे से अच्छा काम कीजिए, नहीं सफलता मिलती है फिर से कीजिए, बट कर्म पे ध्यान देना है, बेस्ट प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, यही आपके साथ है। ठीक है, और कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज पे ध्यान दें। आप अपनी ड्यूटीज पे ध्यान दें। तो गीता में क्या बोला गया है? जो व्यक्ति कर्तव्य का मतलब होता है धर्म। आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, उसके माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से जो है, आप क्या कर सकते हैं? आप हमेशा परिणाम की बजाय, रिजल्ट की बजाय आप अपने काम पे ध्यान देंगे, एक्शन पे ध्यान देंगे। इससे आपको क्या मिलेगा? इनर पीस, आंतरिक शांति। कभी डर लगेगा ही नहीं, अरे रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, देखने जा रहे डर लग रहा है, रिजल्ट का क्या होगा? क्योंकि आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, शायद कुछ कमी रह गई, अभी हम और उस पर ध्यान देंगे। मैंने क्या किया? मैंने भगवत गीता का ध्यान दिया, भगवत गीता से लिखा उसमें हैप्पीनेस क्या है। अब हम बात करेंगे दलाई लामा। दलाई लामा ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, सामने वाला खुश रहे, तो आपको कंपेशन का प्रैक्टिस करते हैं, कंपेशन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आपको कंपेशन का प्रैक्टिस करना है, करुणा, दूसरे लोग खुश रहें। भाई आपकी खुशी तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, खुशी तो दूसरे की भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है इफ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन, प्रैक्टिस कंपैशन। क्योंकि आप क्या दलाई लामा क्या कहते हैं? अगर आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो कंपैशन, करुणा का अभ्यास करें। और आप खुद खुश रहना चाहते हैं, खुद में खुश रहना चाहते हैं, तो भी आप कंपैशन का जो है, या करुणा का, कंपैशन का क्या करें? प्रैक्टिस करें, चाहे दूसरे की हो या अपनी। हैप्पीनेस हमें प्रैक्टिस सिर्फ कंपैशन का कर रहे हैं, करुणा का कर रहे हैं, ये दलाई लामा ने कहा है। पैराग्राफ चेंज कर करके लिखूंगा, पैराग्राफ चेंज कर करके बार बार यही लिखूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा हटके, हम बात करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे कि जो नॉर्डिक नेशंस हैं, जो नॉर्डिक नेशंस, ठीक है, नॉर्डिक नेशंस हैं, वो अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आता है
क्या आता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आता है, 2024 आया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में मतलब सबसे खुशी व्यक्ति कौन है, सबसे खुशी देश कौन सा है? तो आप देखेंगे दुनिया का सबसे खुशी देश है और वो है फिनलैंड। दुनिया का सबसे खुशी देश कौन सा है? फिनलैंड है। और भाई भारत का रैंक जो है वो कितना है? 146 में से 146 में 126 रैंक है। सोचो आप, ये इंडिया की पोजीशन है। इंडिया में दुख बहुत है, इतना भी नहीं है जितना अफगानिस्तान में है। ये थोड़ा प्रसन्नता की बात है, लेकिन अफगानिस्तान तो दुनिया का सबसे दुखी देश है। मैं कोई जीएस का आंसर नहीं लिख रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो खुश क्यों है। ऐसा कौन सा कारण है कि ये लगातार 7th रैंक पे बना हुआ, मतलब लगातार 7 टाइम्स। इसकी रैंक फर्स्ट बनी हुई। भाई क्यों? आदमी दुखी क्यों रहता है? आदमी दुखी इसलिए रहता है, ट्रस्ट, भरोसा। यहां पे भरोसा बहुत है, ट्रस्ट बहुत है भाई। और यहां कोई किसी की आजादी नहीं छीनता है भाई, फ्रीडम है यहां, समझो आप। अरे तुम कहां जा रहे हैं? ये तुम्हारी आजादी चलेगी। तुम निकले नहीं तब तक कुछ, अरे कितने बजे जाओगे? आपकी आजादी चलेगी। मम्मी ने बोला देख इधर उधर घूमा, टांगे तोड़ दूंगी तेरी, ध्यान रखना। 9 बजे तक मेरे को घर में चाहिए। आपकी आजादी की, आपको टेंशन स्ट्रेस आ गया। घर वालों ने बोला ए सिलेक्ट होना है, देख ले, नहीं तो मैं फिर क्या करने वाली हूं। आप स्ट्रेस में आ गए। अब स्ट्रेस में मतलब आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के कुछ और ही कर रहे हैं। नहीं भाई, फिनलैंड की तरह जीना सीखो। ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे में, माँ बाप के रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। बच्चे को पेरेंट्स से होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों से होना चाहिए, पति को पत्नी से होना चाहिए और पत्नी को पति से होना चाहिए। आपको अपने रिलेटिव्स पे भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट। अब ये एक वन साइडेड नहीं है, सभी की तरफ से, सभी की तरफ से। फ्रीडम भी वैसा ही है। दूसरा सोशल सिक्योरिटी, सोशल सेफ्टी। आप स्ट्रेस में क्यों हैं? पता नहीं यार, पढ़ाई तो चल रही, कल क्या होगा, कल मेरे जीवन का क्या होगा, नौकरी लगेगी, कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, क्या करूँ, बहुत स्ट्रेस है। रात में सोते हो तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अरे बाप रे, अभी तो एग्जाम आने वाला है, अभी हम क्या करेंगे? तो उनके पास सोशल सेफ्टी, मतलब सोशल सेफ्टी है, सोशल सिक्योरिटी है, इसलिए लोग सोचते हैं यार। जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता है भाई। मैंने ये देखा कि ये खुश हैं तो क्यों हैं, मुझे पता भी तो लगाना था ना, मुझे पता भी चलना था। मैंने तो फिलोसफर से सुन लिया, तो मैंने देख भी लिया, समझ लिया। फिर उनका जीवन का एक उद्देश्य है, वो एक उद्देश्य को ढूंढ के काम कर रहे हैं कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है और उस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर कट ऑब्जेक्ट है उनकी लाइफ के कि उनको क्या करना है। और सेल्फिश नहीं है वो सेल्फिश नहीं है। इंडिया में सब सेल्फिश है, सब सेल्फिश, अपना अपना देखते हैं बस, दूसरे का क्या हुआ कोई मतलब नहीं। वो सब कम्युनिटी को प्रेफर करते हैं, कम्युनिटी के हैप्पीनेस को देखते हैं। और उनकी जो लाइफस्टाइल है ना, उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस नहीं है, वो स्ट्रेस को नहीं लेते। उनको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी है।
लो स्ट्रेस लाइफस्टाइल जीते हो, सर्विस ऑफ अदर्स, दूसरों की सेवा करना, फाइंडिंग अ क्लियर पर्पस, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, डूइंग गुड डीड्स, उनको पता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें आगे जाके नुकसान होगा। सो उनका क्या काम है? अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करना, डूइंग गुड डीड्स। समझे आप? ये इसके कारण फिनलैंड आज बहुत आगे है। फिर पैराग्राफ चेंज करना है कि यदि हम एक दुखी देश की बात करें जो प्रसन्न नहीं है, वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री, और भी है, सेकंड पे लेबनान है। इजराइल बॉम्ब फूट रहा है अभी, आज की न्यूज है, करंट अफेयर्स। अब तो और भी दुखी हो गए। मुझे लगता है कि इस बार रैंकिंग फिर लेबनान की सबसे लास्ट में चली जानी चाहिए, मतलब आज के हिसाब से बता रहा हूं। वो तो टेंशन में होंगे बहुत। वहां पे लोग दुखी क्यों हैं? अफगानिस्तान में राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है भाई, एजुकेशन नहीं है भाई, हेल्थ नहीं है, पॉवर्टी है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, मनोरंजन नहीं है। सोचो आप। और ऐसे बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, सेरालियोन हो गया, कॉन्गो हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बोत्सवाना हो गया, मलावी हो गया, जाम्बिया हो गया। ये सारे देश बहुत अनहैप्पीएस्ट कंट्री है। और देखो, मैं तो एक बात कहता हूं, क्या कि जो हैप्पीनेस है, आप हैप्पी हैं, लेकिन एक व्यक्ति ये कहते हैं जिनका नाम रोमन रूसो है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम रोमन रूसो है, उन्होंने किताब लिखी है, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी है, और वो किताब लिखी है, और वो किताब का नाम है ऑथर ऑफ ऑप्टिमल हैप्पीनेस। कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? ऑप्टिमल हैप्पीनेस। ऑप्टिमल हैप्पीनेस, ये किताब लिखी है कि मतलब खुशी तो है आप, देखिए सबसे ज्यादा खुशी कैसे हो सकती है? सबसे ज्यादा खुशी कैसे हो सकती? ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। एक्चुअली ये व्यक्ति बहुत दुखी रहता था, बहुत ज्यादा। इसने देखा यार ऐसी जिंदगी कैसे कटेगी, चलो खुश कैसे, ज्यादा से ज्यादा खुशी कैसे कर सकते। और मैं तो कभी कभी ये कहता हूं यार, अगर देखा जाए, फिर पैराग्राफ चेंज करूं, खुशी एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है। तो अगर आप सोचे कि मैं अकेला खुश रहूं, नॉट पॉसिबल यार, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप खुश हैं तो लोगों को इस बात का टेंशन हो जाएगा, वो दुखी हो जाएंगे कि तुम खुश क्यों? यार ऐसी कौन सी चीज को मिल गई ये खुश रहता है? ये भी टेंशन है, ये भी टेंशन है। तो वो आपके हैप्पीनेस को दुख में बदलने का प्रयास करेंगे 100%। आप कभी भी किसी से मिलो, मुस्कुरा के मिलिए, स्माइल। खुशी मतलब क्या, हैप्पीनेस क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक सामूहिक परियोजना है, सामूहिक परियोजना है। खुशी क्या है? एक सामूहिक परियोजना है, कलेक्टिव प्रोजेक्ट, कलेक्टिव प्रोजेक्ट। सब लोग मिलकर खुशी। और इसमें जैसे मान लीजिए समाज है, सोसाइटी है, तो सोसाइटी के सभी लोगों को क्या चाहिए? पार्टिसिपेशन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है ना? तभी जाके आप खुश रह सकते हैं।
मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूं। चलो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं बुद्धा की। तो बुद्ध को तो सभी जानते हैं और उनके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते जीवन में, ध्यान रखिएगा। इनके बिना आप आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते। इनकी जो शिक्षाएं हैं हर आदमी नहीं समझ सकता है ना, हर आदमी नहीं समझ सकता। इन्होंने सबसे पहले तो यही सोचा क्या कि जीवन में दुख है, फिर दुख की बात बताई कि जीवन में दुख है, और इन्होंने ये भी बताया कि दुख है तो उसके कारण है, और कारण है तो उनको दुखों को दूर किया जा सकता है। और दूर करने के लिए, जो दुख है उनको दूर करने के लिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया 8-fold पाथ। 8-fold पाथ, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। क्या बताए बुद्ध ने क्या बताया, अष्टांगिक मार्ग। अब आप ये कहां पढ़ते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहां पढ़ते हैं, ये हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, आप एथिक्स में भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, कल्चर में भी पढ़ते हैं। अष्टांगिक जो कह सकते हैं अष्टांगिक मार्ग की 8-fold पाथ की बात बताई। ये प्रैक्टिकल गाइड्स है उनकी कि आप कैसे खुश रह सकते हैं जीवन में। जहां भी आपको लगे कि दुख है तो दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा का मतलब क्या होता है, तृष्णा, डिजायर, ये दुख का कारण है, बताया हमने। तो इसलिए जीवन में क्या करना चाहिए, तो जीवन में उन्होंने उसके लिए एक क्या बताया, मिडिल वे बताया। इसके लिए उन्होंने क्या बताया, मिडिल वे। इन्होंने उसके लिए क्या बताया, मिडिल वे बताया, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग की बात की। घर वाले पूछे पापा अच्छे हैं कि मम्मी, बिंदास बोल दो दोनों अच्छे हैं, मिडिल पाथ, कोई नाराज नहीं हुआ। राहुल गांधी अच्छे, मोदी जी दोनों अच्छे हैं, मिडिल पाथ। जीवन में संघर्ष ही नहीं। अरविंद केजरीवाल अच्छे हैं कि मोदी जी अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, बस मिडिल पाथ। टेंशन ही खत्म। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, जहां पे आप एक्सट्रीम हो जाएंगे वहीं पे जीवन में क्या हो जाएगा सॉरी, वहीं पे जीवन में टेंशन हो जाएगा। तो उन्होंने मध्यम मार्ग की बात बताई कि कहीं भी क्या करना है, एक्सट्रीम नहीं होना है। जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें एक्सट्रीम नहीं होना है, एक मध्यम मार्ग अपनाना है। क्या अपनाना है, मध्यम मार्ग। जीवन में बहुत सारी परेशानियां, उन परेशानियों से आप क्या हो सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और बुद्ध ने बताया नथिंग इज परमानेंट। बुद्ध ने क्या बताया, बुद्ध ने ये भी बताया नथिंग इज परमानेंट। नथिंग इज परमानेंट। तो जब कुछ परमानेंट है ही नहीं, जब कुछ परमानेंट है ही नहीं, जब कुछ स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है कुछ भी। तो मान लिया मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई तो चली गई, क्योंकि मुझे पता है कि वो परमानेंट तो है ही नहीं, नथिंग इज परमानेंट। यही बुद्ध का दर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अटैचमेंट नहीं चाहिए, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं, क्योंकि जब मुझे अटैचमेंट हो जाएगा तो अपने जीवन में फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, हम जी नहीं पाएंगे। तो ये नथिंग इज परमानेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, बस कुछ भी स्थायी नहीं है। ठीक है, कल आपका दोस्त आपसे बोलना बंद कर दे, बात करना बंद कर दे, तो आप नॉर्मल रहिए, एकदम नॉर्मल, बिंदास। और पूछे यार मैं तो तेरे से गुस्सा हो गया, फिर भी तू नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है, उसको बोल दो नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी स्थायी नहीं। ये बात मुझे पता है। तो क्या होगा भाई, वो अपना सर पटक लेगा, वो कहेगा भाई
भगवान ईश्वर आप ही सब कुछ है। तो हमें क्या करना है, हमें इनर पीस की बात करनी है, सेटिस्फैक्शन की बात करनी है। मतलब इनर पीस चाहिए, इनर पीस चाहिए। इनर पीस कब होगा, जब आपको नॉलेज होगा। अब देखिए भाई, ये अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको जीवन जीने का सलीका सीखना है, यूपीएससी ऐसे ही नहीं देता। ऐसे हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है कि एक्चुअली में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत चीजें सीखने को आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा। बुद्ध, अभी देखियो मैं एक चीज और बताता हूं, थोड़ा स्किप कर रहा हूं बुद्ध का टॉपिक। सोक्रेटिस ने क्या कहा, देखो आप कि एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए, उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए। और बुद्ध ने बताया जो कलेश हो रहा है ना, कभी भी हैप्पीनेस के लिए डायलॉग चाहिए, डायलॉग, बातचीत, संवाद। भाई आज रशिया और यूक्रेन के बीच, आज रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो कलेश चल रहा है, पूरी दुनिया परेशान है भाई। इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए संवाद, डायलॉग। ये कहता है सॉक्रेट्स, और इसी से हैप्पीनेस मिलेगा। बातचीत हमेशा होती रहनी चाहिए, हैप्पीनेस का यही तरीका है, संवाद। बुद्ध ने तो वही कहा है क्या, कि जो बाहर की जो सर्कमस्टेंसेस है, आपका जो अटैचमेंट है, इस पर कंट्रोल कीजिए, मेडिटेशन, ध्यान से। तब आप उस रास्ते पे आगे बढ़, ये रास्ता है ना, मैंने आपको पहले बताया, रास्ता है, इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब आप इस रास्ते को एंजॉय करेंगे, ठीक है। देखो आपको कहां जाना है, यूपीएससी। यूपीएससी में क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए आईएएस, ठीक है। एक लड़का बिहार का बोलता है क्या बनना है तुमको, मुझे बनना है आईएएस, मुझे आईएएस बनना है, ऐसे बोलता है। तो मतलब अगर आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के बाद आपको जो खुशी होगी, ये लास्ट डेस्टिनेशन नहीं भाई। अगर ये लास्ट डेस्टिनेशन होता और ये मिल जाता, तो आप दुनिया के सबसे खुशी इंसान होते हैं। मैं बीच में एक न्यूज पढ़ रहा था, जहां पे एक, पहले की बात है, मुझे खुद याद नहीं आ रहा अभी, एक आईपीएस ने अपने आप को गोली मार ली, सुसाइड कर लिया। मतलब सोचो आप, तो क्या ये हैप्पीनेस है? मुझे तो नहीं लगता ये हैप्पीनेस है। वहां पे भी आपको जाके बहुत टेंशन मिलेगी, बहुत टेंशन मिलने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है भाई, जो आपको आईएएस से ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये जो जर्नी है, ये जो सफर है जिसको आप तय कर रहे हैं, ये जो जर्नी है, बस यही एक हैप्पीनेस है। बाद में क्या होगा वो तो देखा जाए, लेकिन ये जो जर्नी आप एंजॉय करेंगे, द पाथ ऑफ हैप्पीनेस, ये क्या है, सेल्फ डिस्कवरी है, सेल्फ अवेयरनेस है, एक इनर सेटिस्फैक्शन है। और ये आपकी पर्सनैलिटी जो आपका होगा, उसके माध्यम से इसको डेवलप किया जा सकता है। खुशी किसी को भी मिल सकती है, हैप्पीनेस कोई भी रह सकता है। ये आपका स्टेटस है, आप स्टेटस लगाते ना मोबाइल पे, वो स्टेटस है एक तरीके का। क्या आपका स्टेटस क्या है? मेरा स्टेटस तो हैप्पीनेस है, क्योंकि उसको उसका राइट ऐसा तो है नहीं कि आपने आरटीओ को फोन लगाया, हाँ भाई मेरा हैप्पीनेस का जो वो था ना, रिन्यू करना था भाई, मैं बहुत दुखी हूं अभी, ये कर दो ना प्लीज रिन्यू 10 साल के लिए। हो सकता था भाई लोग पैसे दे के, अगर लोगों को पैसे दे के सब कुछ हैप्पीनेस मिल जाता, तो मुझे लगता है करोड़पति जो इंसान है, उनको तो तुरंत बेड पे लेटते ही नींद आ जाती, मस्त सो जाते हो भाई। उनको भी टेंशन है बहुत, ठीक है, ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं, बहुत टेंशन है उनको भाई। हैप्पीनेस है ही नहीं ये आपका स्टेटस ऑफ क्या है, माइंड है, सेल्फ डिस्कवरी, बार बार कहता हूं, सेल्फ अवेयरनेस है, आत्मज्ञान है भाई। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक चीज और बताऊंगा, कहीं बुद्ध को देखना, बोलोगे सर मैं बुद्ध को कैसे देखूंगा?
मैं उसको कैसे देख सकता हूँ? बुद्ध को मैं कैसे देख सकता हूँ? बुद्ध की फोटो को देखिए। बुद्ध हमेशा हर फोटो में स्माइल करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वो इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे कि उनके पास सब है, ठीक है, क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। वो कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन को मिलता है मेरे पास माँ है और ये गाड़ी है, बंगला है, ठीक है। तो दूसरा बोलता है क्या, मेरे पास माँ है। वो माँ से ही खुशी है कि भाई माँ है मेरे पास, बस मेरे पास सब कुछ है। ये तो एक हैप्पीनेस का क्या हो गया उसका। आप डायलॉग को जरा थोड़ा सा देखो आप, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? वो कहता मेरे पास माँ है। बस भाई, वो हैप्पीनेस है उसका। तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। जरूरी नहीं है कि आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, आपके पास बहुत अच्छा सब कुछ हो आपके पास, हैप्पीनेस है ही नहीं। बुद्ध की मुस्कान से आपको समझ में आएगा बहुत, उसका बहुत बड़ा कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। यह हमें निबंध बताता है, यह हमें निबंध बताता है कि हमें क्या है, सफलता जो है वो क्या है, एक आत्मज्ञान है। हैप्पीनेस एक कह सकते हैं आत्मज्ञान है, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ अवेयरनेस है। ये कोई टारगेट नहीं है जिसको आप प्राप्त करेंगे, बल्कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक परिवर्तन है। और आज के टेंशन वाले एरिया में, टेंशन वाले इरा में आज बहुत ही इसका महत्व है। ये कंटिन्यूस जर्नी है। मतलब इसका सार ये है कि हम जीवन के साथ कैसे जुड़ते हैं। मीन्स इट्स अबाउट हाउ वी एंगेज विद लाइफ। तो ये एक लाइफ पे प्रसन्नता की जो बात मैंने आपके साथ की, इसका कंक्लूजन मैंने आपको दे दिया है। और मैं आराम से इसके ऊपर 12 पेज लिख सकता हूं। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया, आपने तो पढ़ा दिया, बट हम लिखने जाएंगे तो हम कहां से लिखेंगे? हमको तो इतना सोच आता ही नहीं, आता है थोड़ा बहुत आता है, 2 पेज का आता है और बस छूट जाता है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो बेटा एक बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे में, मैं आपको बताता हूं, ऐसे आपको इन कर सकता है और आउट कर सकता है, ऐसे में वो पावर है। आप जितनी मेहनत और जगह करेंगे, यहां करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं टॉप 10 में आपका नाम होगा, क्योंकि यही सबको अलग करता है और इसी पे लोग प्रैक्टिस नहीं करते, ज्यादातर इग्नोर किया जाता है। बोले लिख लेंगे यार, क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। प्रीलिम्स में रिजल्ट आया, मैं इसमें GS1 करना है, GS2 करना है, GS3 करना है, GS4 करना है, ऑप्शनल का करना है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। हम ऐसे को तैयार कर लेते हैं, लिख नहीं पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो पहली बात तो डेली आपको थिंकिंग एबिलिटी, यहाँ पे आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, आपका क्रिएटिव थिंकिंग। एक अच्छा कैसे लिखा जाता है, मैंने कैसे लिखा, मैंने सबसे पहले तो ये डिसाइड किया उसका मीनिंग। तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी निबंध लिख रहे हो, सबसे पहले उसका मीनिंग निकालो, एग्जैक्ट मीनिंग। क्लियर? सबसे पहले उसका मीनिंग निकालो कि उसका मीनिंग क्या है, और बहुत डेप्थ में सोचो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। जब आप उसका मीनिंग निकाल लेंगे, मीनिंग के बाद ये डिसाइड करो कि एग्जाम हॉल में ये डिसाइड करो कि क्या क्या हम इस पे फ्रेम, क्या क्या हम सबसे पहले डिसाइड करो मीनिंग के बाद कि लास्ट में मुझे क्या लिखना है। एक निबंध बताता हूं, यूपीएससी में पूछा गया है। बचपन भूल है, यौवन संघर्ष है, बुढ़ापा पश्चाताप है। ऐसे निबंध पूछा गया था। बचपन भूल है
चाइल्डहुड क्या है? ब्लंडर है। यौवन संघर्ष है। यूथ क्या है? स्ट्रगल है। और बुढ़ापा क्या? पश्चाताप। ओल्ड एज में रिग्रेट होता है। इस पर निबंध लिखना था, तो मैंने सोचा यार ये बचपन कैसे भूल हो सकती है। हाँ यार, भूल तो बहुत हुई है बचपन में, बहुत भूल हुई। पिताजी ने कहा था साइकिल ये तू ले जाएगा, बार बार गिरेगा, चोट लगा लेगा, अकेले मत चलाना। बस निकाल ली, निकल गए पूरे देश पूरे विश्व की यात्रा करने कि अब तो शाम को ही लौटेंगे हम, मार पड़ेगी तो पड़ेगी। ठीक है, पता चला उससे कुछ परेशानी हो गई, प्रॉब्लम आ गई। बचपन में भूली की ना हमने। यूथ में संघर्ष है। क्या संघर्ष है? सब संघर्ष है। पढ़ाई का संघर्ष है, कुछ पाना है, कुछ बनना है। यूथ एज में कुछ अलग से कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। आज के ऐसा तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, अगर हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन की अगर हम बात करें तो नेता लोग खड़े हो जाते हैं या कोई भी खड़े हो जाता है, अरे ये गंदी बातें सिखा रहा है, ये सिलेबस में कैसे डाल दिया, ये पागल लोग हो गए क्या। सेक्स एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आज के यूथ की जरूरत है और हमारे सिलेबस में शामिल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। बच्चे किससे सोचते हैं? अपने दोस्त से। दोस्त को खुद नहीं पता है, वो तुमको क्या बताएगा। तो वो डिलेमा रहता है हर चीज का, कोई क्लियर कट। और बच्चे डरते हैं, ना तो माँ बाप से पूछ सकते हैं ना किसी और से पूछ सकते हैं। ये क्या है? ये संघर्ष ही तो है। साइकोलॉजिकल स्ट्रगल रहता है, प्रेशर रहता है माँ बाप का, तुमको ये करना है, तुम्हारी चैलेंज है। इकोनॉमी का टेंशन रहता है, पैसे लिमिटेड मिलते हैं माँ बाप से, उतने में खर्च चलाना है। देख लो, हर चीज का हिसाब किताब देना पड़ता है। टेंशन शादी का है, कल अच्छी शादी हो जाए। टेंशन नौकरी का है, कितने टेंशन है यार, टेंशन पे टेंशन है। और बुढ़ापा हो गया तो बाप गवर्नमेंट जॉब में था, बाप ने सब कुछ खरीदा, गाड़ी मकान बंगला सब कुछ खरीदा। जैसे रिटायर हुआ वैसे बच्चों ने कन्विंस करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ही कर दी, सारी प्रॉपर्टी हर चीज। बाद में बापू कह दिया टाटा बाय बाय। ये तो क्या हो गया, बचपन में बुढ़ापे में भूल हो गई। अब खेलो गोटी, अब जाओ वृद्धाश्रम में रहो जाके। क्या हो गया बचपन में, बुढ़ापे में क्या हो गया? पश्चाताप हो गया, रिग्रेट हो गया, मैंने क्या किया। ये 3 चीजें आपको बतानी थी निबंध में। ये मैं समझ में आया मुझे, बट मैंने अपना कंक्लूजन क्या निकला, मेरा अपना कंक्लूजन क्या निकला? मेरा अपना कंक्लूजन ये निकला कि भाई देखो, बचपन में भूल भी होती है, बचपन में संघर्ष भी होते हैं, बचपन में रिग्रेट भी होता है, यूथ में भूल होती है, ब्लंडर होता है, यूथ में कह सकते हैं कि पश्चाताप भी होता है, स्ट्रगल भी होता है, और ओल्ड एज में यहां भी क्या होता है, ये भी स्ट्रगल है, ये भी ब्लंडर है, ये भी रिग्रेट है। ये कोई उम्र को नहीं बांध सकते आप, इस उम्र में ही होगा, नहीं, ये कभी भी हो सकता है। ये मेरा कंक्लूजन हो गया जो मैंने पहले से डिसाइड किया है, जो मैंने पहले से डिसाइड किया है कि मुझे लास्ट में क्या एग्जामिनर को कंक्लूजन देना है। अब मेरी पूरी स्टोरी उसी पे चलेगी और यही साबित करने में चलेगी, ये जो मैं कहना चाहता हूं यही। इसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल देखूंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा बच्चों में क्या क्या ब्लेंडर होते हैं बच्चों में, क्या क्या भूलें होती हैं। ये बताऊंगा। फिर बताऊंगा कि यूथ में क्या क्या संघर्ष होता है,
बताऊंगा राहुल गांधी के संघर्ष क्या है। बट मैं उनको ले सकता हूं, बट इसलिए नहीं लूंगा कि फिर इससे ऐसा लगेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति के नाम बताऊंगा जो मतलब सब जानते हो, जिनके बारे में। वैसे ओल्ड एज की बात करूंगा, ओल्ड एज में मैं मदर टेरेसा की बात कर सकता हूं, अमिताभ बच्चन की बात कर सकता हूं केवीसी में। तो यहां पे दो चीजें बताऊंगा कि अमिताभ बच्चन के पास भी संघर्ष है, उनके पास भी उन्होंने कुछ भूले की होंगी, उनके भी कुछ मिस्टेक्स रही होंगी, कुछ ब्लंडर रहे होंगे लाइफ में अमिताभ बच्चन की। अभी पर्सन तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन निश्चित रूप से वो इंसान है। अन्ना हजारे को लिख सकता हूं, बुद्ध को लिख सकता हूं, भगवान राम को लिख सकता हूं। भगवान राम यूथ में चले गए, जंगल जंगल घूमते रहे। यूथ उनका कैसा था? संघर्ष में था। बोलो, तो मैं क्या करूंगा? मदर टेरेसा को लिख सकता हूं, उन्होंने पूरा अपना जीवन किसके लिए डेडिकेटेड किया। नेशनल मंडेला की बात कर सकता हूं, 27 साल उन्होंने जेल में बिताए, 27 ईयर्स। तो मैं निबंध जब लिखूंगा तो क्या करूंगा? निबंध लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास एक चीज है। क्या? मुझे एक ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए भाई, ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है सर, अंडरस्टैंडिंग तो कर लेंगे, पर ये मटेरियल कहां से आएगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या करें? ये तो ठीक है, बता दिया सर, ठीक है, एग्रीड 500%। बट हाउ टू राइट? स्टिल आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मेन मुद्दा तो ये है। तो भाई लास्ट ईयर के PYQs देखो, ऐसे के, निबंध के, और आइडेंटिफाई करो यार, कुछ तो आपको मिलेगा। 500% आपको मिलेगा कि क्या पूछते हैं वो लोग, ऐसे कौन से विषय हैं। भाई साहब, मैंने आपको पहले बताया कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में जीएस का जो होता है, जीएस का जो, और एक जो ऐसे का पार्ट है, ठीक है। पहले क्या होता था? जीएस से रिलेटेड ऐसे पूछ लिए जाते थे, जीएस रिलेटेड ऐसे। तो लोग क्या करते थे? वही जीएस का इंफॉर्मेशन इसमें डाल देते थे, ऐसे बन गया। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? वो ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसे जिसमें जीएस का रिलेवेंट या जीएस का जो आपका प्रोफेशन है वो इसमें ऐसे में काम ना आए, ऐसे करके पूछा जा रहा है। इस बार थोड़ा सा, इस बार के पेपर मेंस 2024 के पेपर में कुछ ऐसे ऐसे थे, वो बहुत मिनिमल, जैसे पहला ऐसे ऐसा था जो कि कहीं ना कहीं आपकी जनरल स्टडीज से मैच करता था, बट ये मिनिमल है, मिनिमल। इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आ गया तो ठीक है, अगली बार तब क्या करोगे आप? क्योंकि यूपीएससी का रिदम भी वही है। क्या कि नहीं साहब, उनको तो वैसे ही चाहिए, कैसे फिलोसफिकल ऐसे चाहिए, दार्शनिक। पहले टॉपिक डिसाइड करो PYQ से, आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, फिर उन पे कंटिन्यूस आप कंटेंट तैयार करो कि अगर इस पे लिखा गया तो हम क्या क्या लिखेंगे। फिर आप थिंकर्स तैयार करो, और वही थिंकर्स कौन से? जो एथिक्स में है, जो PSIR में है, ये दोनों थिंकर्स को अच्छे से तैयार करो। उन्हीं कंटेंट पे तैयार करो जो ऐसे में पूछे गए, जो ऐसे, जो उन्हीं टॉपिक पे तैयार करो कंटेंट उनसे रिलेटेड, जो कि ऐसे में पूछे गए और एथिक्स में पूछे गए। अगर आपका एथिक्स का अच्छा प्रोफेशन ऐसे में काम आएगा, ऐसे क्या बोलते हैं, अगर ऐसे का प्रोफेशन अच्छा है तो एथिक्स में काम आएगा, तो दोनों जगह आपको काम आने ही वाला है। थिंकर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। थिंकर्स का मटेरियल आपका जबरदस्त होना चाहिए, बहुत जबरदस्त, सॉलिड। दूसरी बात, मैंने इसमें क्या क्या यूज किया? मैंने करंट अफेयर्स भी यूज किया, मैंने आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस का इंडेक्स थोड़ा एक्सप्लेन किया। एक बात मैं भूल गया जो बताना चाहता हूं, इस निबंध में मैं ये भी लिख सकता था। क्या मैं इस निबंध में एक चीज ये ऐड कर सकता था कि देखो, भूटान का नाम आपने सुना होगा, सब जानते होंगे। ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता नहीं साहब हमको तो भूटान के बारे में पता ही नहीं कि भूटान क्या है। देखो, भूटान को जाना जाता है, मैं इसमें एक पेज ये भी ऐड करूंगा। भूटान को कहते हैं खुशियों का देश।
देखो आप, जो भूटान है उसको कहा जाता है लैंड ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का देश है ये भूटान, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक अप्रोच टू मेजरिंग नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्र का विकास कैसे हुआ, इनका देखने का नजरिया अलग है। वो अपने नागरिकों को ये सोचते हैं कि हमारे नागरिक कितने अच्छे से जीवन जी रहे हैं। वो क्या सोचते हैं, वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स, वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स, वो ही देख रहे हैं बस खाली। वो मैटेरियलिस्टिक वैल्यूज पर नहीं जा रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ कैसा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा है। इसीलिए भूटान के अप्रोच को क्या कहते हैं, GNH कहते हैं। भूटान के अप्रोच को हम क्या कहते हैं, GNH। क्या मतलब हुआ इसका, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। वो देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है हमारे नागरिकों की, जैसे साइकोलॉजिकल रूप से कितने वेलबींग है, हेल्थ कितना अच्छा है, एजुकेशन कितना अच्छा है, कल्चरल डाइवर्सिटी कितना अच्छा है, गुड गवर्नेंस कितना अच्छा है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितना है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है। इकोलॉजी पे तो बहुत ध्यान देते हो लोग, मैं ये भी लिख सकता था। तो फिर वही बात, एक मुद्दे पे फिर से आ जाते हैं। कौन से मुद्दे पे आ जाते हैं, हम इस मुद्दे पे आ जाते हैं, एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। अभी भी एक प्रॉब्लम है। तो बेटा एक काम आपको करना है, जो भी PYQs हैं उनको देखो आप, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, और उन टॉपिक्स जो भी आप चाहते हैं आपको पता चलेगा। सारे टॉपिक्स की तैयारी करो, क्यों, क्योंकि आपको ऑप्शन चाहिए ना वहां, किसमें अच्छा आता है। एक ही टॉपिक को लेके गए, नहीं आए तो क्या करोगे, सारे टॉपिक्स तैयार करो जो जो आ रहे हैं, उसके ऊपर देखो। फिर मेटल देखो, तो मेटल कहां से मिलेगा, थिंकर से मिलेगा, डेली करंट अफेयर से मिलेगा। अब मैंने GNH का कहां से लाया, इन्वायरमेंट से लाया, कहां से लाया, इससे लाया, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी से लाया। वो लाइवलीहुड, वो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, कहां से लाया, करंट अफेयर से। तब मुझे पता था कि हाँ भाई वो क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान सबसे अनहैप्पी कंट्री है, अनहैप्पीएस्ट कंट्री है ये। तो ये भी मैंने इंक्लूड किया, मैंने करंट अफेयर्स इंक्लूड किया, मैंने थिंकर्स इंक्लूड किए, मैंने एग्जामों को क्या मैसेज देना है ये इंक्लूड किया, मैंने कंटिन्यूटी मेंटेन की। ऐसा नहीं पहले मैं कुछ बोल रहा हूँ, बाद में कुछ कह रहा हूँ, बाद में कुछ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने 12 पेज भरे नहीं है, मैंने एग्जैक्ट बात की है कि नहीं साहब मैं भर रहा हूँ, बस खाली लिख रहा हूँ, वही चीज रिपीटेशन। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ खुशी तो मन की होती है, मैं तो ढूंढता रहता हूँ डेली, मुझे तो मिलती नहीं है, मैं तो अपने जीवन में बहुत परेशान था, लेकिन अब जब से मैंने ऐसे की तैयारी की तब से मुझे पता चल गया प्रसन्नता क्या होती है। भाई ऐसा नहीं लिख सकते हम, ठीक है, ये सब नॉर्मल बातें हैं भाई। मतलब एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए और सारी चीजें एग्जाम में को इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में, उसको भी लगेगा, वो भी हाँ देखेगा, चेक करेगा। लाइफ का एंड भी हैप्पीनेस से ही होना चाहिए, उसमें दुख नहीं होना चाहिए। अभी तो भगवान के ऊपर है, ये तो ईश्वर के ऊपर है, आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते। यू कांट प्रिडिक्ट बट यू कैन ट्राई। आप कोशिश तो कर ही सकते हैं, बिकॉज ऑफ गीता। जाना सबको है, कोई यहाँ रहने वाला है नहीं परमानेंट, ये ध्यान रखो। इसलिए जितना ज्यादा टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, उतनी लाइफ कम होगी। इसलिए बाकी में लिखा है, जो होना है वो तो होना ही है, इसको आप चेंज नहीं कर, मैं नहीं चेंज कर सकता, आप नहीं चेंज कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। बट हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने जीवन को एक अच्छा जीवन कैसे बनाएं, और तभी हम वास्तविक में जो खुशियां हैं
जीवन जीने का तरीका है वो हमें मिलेगा और हम प्रसन्न हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको पूरा फॉर्मेट मिल गया होगा, पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी और इस तरीके से आप बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे साथ सभी लोग शेयर कर सकते हैं, बट ट्राई तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो